वंस अगेन वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियोस, हर रोज लिटरली इस एक सवाल के डीएम आते हैं कि भैया मेरा नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड है, मैंने सीएफए करना चाहिए या नहीं, करना चाहिए या नहीं। चलो इस लाइन पे थोड़ा फोकस करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले। लिटरली ये वीडियो बनाने के 30 सेकंड पहले एक डीएम आया था। बंदे ने बोला कि भैया मैं इस पर्टिकुलर कॉलेज से एमबीए कर रहा हूं, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मैंने सीएफए करना चाहिए या नहीं। ये देखकर मैंने उससे एक सवाल पूछा कि भैया मुझे कैसे पता। ऑनेस्टली इट ऑल डिपेंड्स जस्ट ऑन वन थिंग, आपको फाइनेंस के फील्ड में कितना इंटरेस्ट है। दैट्स इट। सीएफए के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के इंसान के लिए सीएफए कैसी चीजें अनलॉक कर सकता है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन बॉटम लाइन सिर्फ ये है, अगर आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हो तब जाके आपको उस सब्जेक्ट का फायदा मिलेगा मैक्सिमम। अब आपने करना चाहिए या नहीं, ये तो करियर गाइडेंस की बात होगी। आप कहाँ रहते हो, किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, इस कॉलेज से पढ़ने के बाद आगे आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज वेट करती है, आपको कौन से सारे स्किल्स आते हैं, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपको फाइनेंस में कितना इंटरेस्ट है, कितने सारे वेरिएबल्स है ना। इसीलिए आपने कोई डिग्री करनी चाहिए या नहीं, ये आप सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि किसी इंसान को मत पूछो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से पूछो कि आपको किस में इंटरेस्ट है। तो ये चीज क्लियर कर ली हमने, करना चाहिए या नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। अगर डिसाइड कर लिया है कि भैया मुझे स्विच करना है, कंफ्यूज्ड हूं, इस कोर्स के बारे में समझना है, नॉन फाइनेंस वाले को कितना फायदा होगा, वो सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहला फैक्टर डिस्कस करते हैं कि किसने ये चीज करनी चाहिए। अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड में काम कर रहे हो और आपने सीएफए डिस्कवर किया है, तो किस कंडीशंस में आपके लिए ये कोर्स सही होगा, चलो वो डिस्कस करते हैं। बेसिकली ऐसा कोई भी रोल जहां पर आप दूसरे किसी इंसान के पैसे हैंडल करते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो सीएफए इज द वे टू गो। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, एसेट मैनेजमेंट के फील्ड में ये नंबर वन कोर्स है। इससे अच्छा कोर्स उस स्पेसिफिक फील्ड के लिए इतना डिटेल्ड, इतना इन डेप्थ एग्जिस्ट नहीं करता। और सिर्फ डिटेल्ड और इन डेप्थ ही नहीं बल्कि रिकॉग्नाइज्ड भी। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में सीएफए को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। या फिर दूसरी चीज, आपको इन्वेस्टमेंट्स इस डिवीजन में काम करना है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट डिवीजन जो होता है वो बैंक्स का भी होता है, इंश्योरेंस कंपनीज का होता है, ब्रोकर्स का तक होता है। इस डिवीजन में इस कंपनी के एसेट्स मैनेज करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स, और यहां पर सीएफए चार्टर होल्डर्स की काफी डिमांड होती है। या फिर तीसरा ऑप्शन, अभी जो हमने सारे ऑर्गेनाइजेशंस और रोल्स डिस्कस किए, यहां पर एक रिसर्च डिवीजन भी होता है जहां पर कुछ एनालिस्ट होते हैं और इनका काम होता है प्रॉपरली वेल थॉट ऑफ, वेल रिसर्च रिपोर्ट्स लिखना, जिससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और आसान हो सके। जैसे अब आप और मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल एचडीएफसी की एक म्यूचुअल फंड है। अब इस फंड का एक मैनेजर होता है। अब उस मैनेजर की एक टीम होती है ऑफ रिसर्च एनालिस्ट। इनका काम होता है प्रॉपरली रिसर्च रिपोर्ट्स डेवलप करना, जिससे इस मैनेजर का इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग का प्रोसीजर और आसान हो सके, उसे वहां पर इनसाइट्स मिल सके। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये रिटेल बेसिस पे भी होता है। काफी सारी बैंक्स होती है जो अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस देती है, काफी सारी कंपनीज होती है जो प्योरली इन्वेस्टमेंट एडवाइस ऑफर करती है, ये भी रिसर्च एनालिस्ट हायर करते हैं। तो यहां पर अगर आपको काम करना है, ये चीज अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है, तो सीएफए इज द वे टू गो। बॉटम लाइन क्या है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट या बेसिकली कोई भी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन के अराउंड काम करना अच्छा लगता है, तो सीएफए इज द वे टू गो। एंड स्पेशली फोकस सबसे ज्यादा यहां पर होता है एसेट मैनेजमेंट के ऊपर। अगर आपको किसी भी तरह के एसेट मैनेजमेंट या रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो सीएफए वुड बी द वे टू गो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये बात जान लीजिए, सीएफए की जो लेवल 3 एग्जाम है वो लिटरली आधे से भी ज्यादा प्योरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और एसेट मैनेजमेंट पर फोकस करती है। एक और चीज क्लियर करता हूं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करनी है तो सीएफए करना चाहिए या नहीं। अगर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्विच करना है, मेरा नॉन फाइनेंस रोल है एग्जिस्टिंग, तो मैं सीएफए करके स्विच कर सकता हूं या नहीं। अब देखिए सीएफए जो है वो डेजिग्नेशन, वो पूरा डिसिप्लिन आपको एसेट मैनेजमेंट के लिए तैयार करता है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा एक सेल्स और कम्युनिकेशन रिलेटेड रोल होता है। यहाँ पर आपको क्लाइंट्स के साथ डील करना, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऐसे सारे स्किल्स की जरूरत होती है। और इस पर मैंने एक बहुत ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रहेंसिव वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। अगर आपको वीडियो देखना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर सीएफए की वैल्यू की बात करूं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सीएफए को बहुत ज्यादा वेटेज दिया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फील्ड में भी, लेकिन प्रेफरेंस अगर दी जाती है तो वो है एमबीए डिग्री को। अब कई सारी जगह पर एमबीए प्लस सीएफए इस कॉम्बिनेशन को प्रेफरेंस दी जाती है, या फिर कई बार सीए प्लस सीएफए को। लेकिन स्टैंड अलोन अगर आप बोलते हो कि मैं सीएफए करूंगा और उससे मेरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही ज्यादा स्किल्स ओरिएंटेड, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड जॉब होती है। तो चलो अब मान लेते हैं ये जो सारे करियर ऑप्शंस हमने डिस्कस किए, इसमें आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लग गया। आप बोलते हो कि भैया मुझे काम करना है एसेट मैनेजमेंट में, मुझे ये चीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, तो मैं सीएफए करूंगा। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको स्विच करना है, आप एक नॉन फाइनेंस रोल वाले स्टूडेंट हो
और आपको जाना है सीएफए में। यहां से क्या, इससे पहले कि आप स्विचिंग डिसीजन लो, देखना कि यहां पे कोई सिनर्जी एग्जिस्ट करती है या नहीं। मान लीजिए आप अकाउंटिंग में काम करते हो, आप एक सीए स्टूडेंट हो, या फिर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, या फिर आपने कोई मैनेजमेंट डिग्री की है और आप एक कंपनी के फाइनेंस के डिवीजन में काम करते हो, तो यहां पर वेरी लाइकली एक सिनर्जी एग्जिस्ट करती है। या फिर एक बेहतर अगर एग्जांपल दूं तो मान लीजिए आपने एफआरएम कर रखा है और आप एक कंपनी के रिस्क डिवीजन में काम कर रहे हो, तो अब यहां पर एफआरएम और रिस्क के एक्सपीरियंस के साथ अगर आप बोलते हो कि मुझे सीएफए करके एसेट मैनेजमेंट में जाना है, तो वहां पर डेफिनेटली सिनर्जी एग्जिस्ट करती है। ये जो दो कोर्सेज है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके डिग्री में और सीएफए के एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के करिकुलम में कोई सिनर्जी बैठ रही है या नहीं। अगर ये सिनर्जी बैठती है तो आपका जो स्विचिंग डिसीजन है वो और आसान हो जाएगा और कल को जाकर आपको जॉब मिलने में और आसानी होगी, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। अब मान लो सिनर्जी नहीं बैठ रही तो क्या, तो आपके लिए जो स्विच होगा वो पूरी तरह नया होगा। आप एक ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहां पे आपको कोई आइडिया नहीं है, वेरी लाइकली कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो क्या करना है। क्योंकि देखिए सीएफए जो है वो एक काफी बड़ी कमिटमेंट है। आपको 3 एग्जाम्स देने होते हैं। पहली जो 2 एग्जाम्स होती है लेवल 1 एंड लेवल 2, यहां पर आपको 10 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, जिसका सबका पेपर एक ही दिन पर होता है 4.5 घंटे का। ये 2 एग्जाम्स पूरी तरह एमसीक्यू होती है। और लेवल 3 जो होता है वहां पे आपको 10 की जगह 7 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। अगेन 4.5 आवर्स का पेपर होता है, लेकिन यहां पर ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होते हैं जहां पर आप एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के हिसाब से आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करोगे। मतलब आपको लिटरली ऐसे सवाल दिए जाएंगे कि भैया अज्यूम कर लो आप एक फंड के मैनेजर हो और इस फंड के सामने डिसीजन है कि इन 2 पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना है। अब इस फंड के जो इन्वेस्टर्स है उनकी रिस्क टॉलरेंस कुछ इस तरह है, उस फंड का मैंडेट कुछ इस तरह है, तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे और क्यों। ये एक बहुत ही ज्यादा अप्लाइड प्रोग्राम है। अगर आप एज सून एज पॉसिबल सीएफए खत्म करते हो तो आपको एटलीस्ट 2 साल लगेंगे और ये करने आपका एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा भी आएगा। और अगर आप एक भी एग्जाम फेल करते हैं तो जो एग्जाम की फी होती है $940, अप्रोक्सीमेटली 85 to 90,000 रुपीज, आपको ये अमाउंट पूरी तरह वापस पे करनी पड़ती है। इट इज अ ह्यूज कमिटमेंट। तो इस कमिटमेंट के साइज की वजह से मैं इन सारी चीजों पर इतना स्ट्रेस कर रहा हूं कि सिनर्जी बैठ रही है या नहीं, आपको कितना इंटरेस्ट है। बिकॉज ऐसी एक एग्जाम आपने स्टार्ट करने के बाद रियलाइज करना है कि भैया ये तो मुझे करना ही नहीं था, इतना खर्चा होने के बाद, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट करने के बाद, दैट जस्ट डजंट मेक सेंस। पर एनीवे आगे सुनना, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और आसान करूंगा। अब चलो मान लो आप कमिटमेंट के लिए भी तैयार हो, आपकी सिनर्जी बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मुझे स्विच करना है क्योंकि मुझे एसेट मैनेजमेंट में काम करना है या फिर रिसर्च में काम करना है या फिर बस बेसिकली इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में घुसना है। तो अब क्या, आपके बेनिफिट के लिए अज्यूम करते हैं कि आपको कोई भी फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, आपको फाइनेंस के कोई भी नुआंसेस नहीं समझते और आप एक्सट्रीमली डिफरेंट बैकग्राउंड से स्विच कर रहे हो। जैसे मान लो आपने इंजीनियरिंग की है, आपका टेक जॉब है और अब आपको सीएफए करना है, यानी जीरो बैकग्राउंड। तो ऐसी केस में आपने पता क्या करना है, सबसे पहले आपने करने हैं क्रैश कोर्सेज इन 3 से 4 सब्जेक्ट्स में। ये क्रैश कोर्स कैसे लेना है ये भी काफी आसान है। यूट्यूब, कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट नाम की एक वेबसाइट और कोर्सेरा, यहां पर आपको हंड्रेड्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स पे जो अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है डेरिवेटिव्स। आपने अच्छे से मैकेनिक्स समझने हैं डेरिवेटिव्स के। डेरिवेटिव्स माने अपने फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए। फिर एक और चीज होती है जो आपको शायद पता नहीं होगी, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस। इसी के साथ एक चीज होती है जिसे स्वॉप्स बोला जाता है। ये जो सारी चीजें होती है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट्स में सबसे ज्यादा यूज होती है। जो सारी बड़ी ग्लोबल बैंक्स होती है ना, वो आपस में जो ट्रांजैक्शंस करते हैं वो इन्हीं डेरिवेटिव्स के थ्रू करते हैं। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके बेसिक कुछ जो फंडे हैं, उनके नुआंसेस है, वो आपको समझने हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लेवल 1 पे ही जो डेरिवेटिव्स आप देखोगे, जो आपका एक्सपीरियंस होगा वो इतना ज्यादा वास्ट होगा, वहां पर अंदर लेने इतनी सारी चीजें हैं कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे विदाउट अ बैकग्राउंड। प्लस एक चीज पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो सीएफए का करिकुलम है डेरिवेटिव्स के सेगमेंट में, वो थोड़ा अननेसेसरीली कंफ्यूजिंग है। वहां बहुत सारे अननेसेसरी ग्राफ्स और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज की गई है, तो इसीलिए एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर, ये चीज समझना इतना आसान नहीं होता। इसके बाद आपको दूसरा क्रैश कोर्स करना है बॉन्ड मार्केट में। आपको समझना है कि बॉन्ड्स कैसे फंक्शन करते हैं, बॉन्ड की प्राइस कैसे चेंज होती है, कौन से सारे फैक्टर्स होते हैं जो बॉन्ड की प्राइस अफेक्ट करते हैं। जब आरबीआई रेपो रेट को ऊपर या नीचे करती है तब बॉन्ड्स के प्राइसेस पर कैसे इंपैक्ट पड़ता है। ये आपको इसलिए सीखना है क्योंकि बॉन्ड मार्केट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट बॉन्ड मार्केट जो होता है वो ग्लोबली इक्विटी मार्केट से भी बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जो सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, अमीर लोग होते हैं, वो अपनी कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसी की वजह से सीएफए लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में बॉन्ड्स पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दी गई है। इनफैक्ट लेवल 1 पर बॉन्ड्स का जो करिकुलम है वो सबसे लंबा भी है। तीसरी चीज है इन 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिक्स। अगर आप एक अकाउंटिंग स्टूडेंट हो तो भी ये करना, क्योंकि भारत में हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं।
लेकिन ग्लोबली और सीएफए के करिकुलम में दो अलग स्टैंडर्ड्स का यूज किया गया। यह है आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स और जीएएपी यानी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूएस के। तो इन दो प्रिंसिपल्स को समझने के लिए आप यूट्यूब पे बहुत सारे फ्री वीडियोस देख सकते हैं। कोर्सेरा पे इसके लिए काफी अच्छे कोर्सेज भी है फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी के साथ कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट पे इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स है कि इन दोनों प्रिंसिपल्स में जो सारे फर्क होते हैं वो कौन से। क्योंकि अगर आप आईएफआरएस और गैप ढंग से नहीं करोगे तो लेवल 1 और लेवल 2 यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ ही नहीं पाओगे। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सीए कर रखा है, ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस देखकर थक जाते हैं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा लेंदी होता है, वहां पे बहुत सारे रूल्स होते हैं, इन रूल्स को याद करना पड़ता है, वहां पे समझने के लिए बहुत कम चीजें हैं और याद करने बहुत ज्यादा। लेकिन अगर आपको आईएफआरएस और गैप के फर्क में और उनके बेसिक मैकेनिक्स की समझ हो गई ना, तो आपके लिए प्रोसेस थोड़ी आसान हो जाएगी। एंड नंबर 4, प्लीज, अगर आपको इक्विटी मार्केट की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो स्टॉक मार्केट और बेसिक फाइनेंस के ऊपर एक क्रैश कोर्स कर लेना। वंस अगेन, किसी इन्फ्लुएंसर को 500 या 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, इस पर भी आपको बहुत सारी फ्री रिसोर्सेज मिलेंगी ऑनलाइन। इनफैक्ट बाकी 3 से भी ज्यादा रिसोर्सेज आपको इस चीज के लिए मिलेंगी। ये कहां से पढ़ना है ये पूरी तरह आपका डिसीजन है, लेकिन यहां पर बेसिकली आपको ये सारी चीजें समझनी जरूरी है कि इक्विटी क्या होती है, स्टॉक्स कैसे इशू होते हैं, फिर एक कंपनी अगर बंद होती है तो कंपनी के लोन्स को, कंपनी के स्टॉक होल्डर्स को कैसे कॉम्पेंसेट किया जाता है। ये सारी जो बेसिक चीज है स्टॉक मार्केट के बारे में वो आपको समझनी है। आईपीओ क्या होता है, डाइल्यूशन क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें। आइडिया सिर्फ इतनी है कि आपको इन सारे सब्जेक्ट्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि आपकी सीएफए जर्नी और आसानी से जा सके, बिकॉज आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है। अब रही बात इस सवाल की भैया कितना टाइम देना होगा, इस चीज को मैं जॉब के साथ या फिर किसी दूसरी डिग्री के साथ कर सकता हूं या नहीं। देखिए, अगर आपका फाइनेंस में कोई बैकग्राउंड नहीं है तो डूइंग दिस विद वन मोर डिग्री और अ जॉब वुड बी रिलेटिवली डिफिकल्ट, बिकॉज ऑनेस्टली अगर आपका फाइनेंस में बैकग्राउंड है तो आप सीएफए को आधे टाइम में पढ़ सकते हो। लेकिन दैट बीइंग सेड, इट डजंट मीन दैट इट इज इम्पॉसिबल। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने मास्टर्स कर रखा है और उस मास्टर्स को करते टाइम वो सीएफए के पहले 1 या 2 लेवल्स क्लियर कर देते हैं। या फिर कई सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद रात में पढ़ाई करते हैं ताकि सीएफए पास कर सके। ये भी चीज करना पॉसिबल है, आप कर सकते हो अगर करना चाहो। अब देखिए, सीएफए के लिए कैसे पढ़ा जाता है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैंने कैसे हर एक लेवल को एक अटेम्प्ट में क्लियर किया, प्लस 2024 में सीएफए इंस्टीट्यूट ने कौन से सारे अपडेट्स लाए हैं इस प्रोग्राम के लिए, इन सारी चीजों पर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन अगर आप एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं और आपको इसके अलावा कोई भी डाउट्स है तो प्लीज उसे कमेंट्स में ड्रॉप कर दीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ देम। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।